चलिए अब हम बात करते हैं जी एम एन रॉय के मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन के बारे में, जो कि है उनकी फिलोसफी ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म। तो देखिए, जब हम एम एन रॉय की बात करते हैं तो रॉय साहब जो थे वो एक पॉइंट पर आ चुके थे अपने लाइफ में, जहां पर उनको ये पता चल चुका था कि भाई कोई भी जो पॉलिटिकल सिस्टम है जो उस समय चल रहा था, जैसे कि कैपिटलिज्म हो, कम्युनिज्म हो। पहली बात तो ये सिस्टम्स कभी भी ट्रू जस्टिस या ट्रू फ्रीडम अपने लोगों के लिए नहीं ला सकते थे। पहली बात तो क्योंकि उनका एक्सपीरियंस जो हमने देखा अभी पिछले कुछ वीडियोस में भी, कि किस तरीके से उन्होंने स्टेलिन के रशिया को इंटरप्रेट किया और उन्होंने देखा कि वहां पर क्या हालात चल रहे थे। बाकी उनका जो एक्सपीरियंस था वेस्टर्न कंट्रीज में, उस कंट्रीज के एक्सपीरियंस को भी उन्होंने एग्जामिन किया और देखा कि वहाँ के हालात चल रहे थे। तो इन एनी सिनारियो हर जगह पर रॉय साहब का एक अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर थी कि भाई देखो, कोई भी सिस्टम जो है ट्रूली वो जस्टिस और फ्रीडम को नहीं ला के दे सकता। दूसरी बात क्या है, उन्होंने ये भी देखा था कि किस तरीके से जितनी भी ये आइडियोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, ये इवेंचुअली बन जाते हैं पावर गेम्स। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो लीडर्स होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव होता है आइडियोलॉजी का प्रयोग करके पावर को कैप्चर करना। और वो पावर को कैप्चर करने के बाद क्या करते हैं कि बेसिकली जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी वॉइस को फिर वो फाइनली सबड्यू करते हैं। इसी रीजन से ये जो आइडियोलॉजीज होती हैं वो टूल्स ऑफ कंट्रोल बन जाते हैं रादर देन टूल्स ऑफ एम्पावरमेंट। तो रॉय साहब ने ये बोलने की कोशिश करी। और इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड में रॉय साहब ने सोचना शुरू करा कि हमें एक चाहिए नया नजरिया, एक नई थिंकिंग चाहिए, जिसके तहत हम लोग जो है पॉलिटिक्स को एक नए नजरिए से देख पाए। और वो नया नजरिया ऐसा होगा जहां पर कोई स्टेट बेस्ड, पार्टी बेस्ड गेम नहीं होगा, बल्कि उसका सेंट्रल फीचर अगर कोई होगा तो सेंट्रल फीचर होगा उसका ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग की सेंट्रलिटी को रखते हुए रॉय साहब ने कहा कि हमें इस प्रकार के एक सिस्टम को विजुअलाइज करना पड़ेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में रॉय साहब ने रेडिकल ह्यूमनिज्म को प्रपोज किया। जब रेडिकल ह्यूमनिज्म रॉय साहब ने प्रपोज किया तो रेडिकल ह्यूमनिज्म का जो कोर बिलीफ था वो ये था कि भाई पीपल जो हैं दे शुड बी गाइडेड बाय रीजन, नॉट रिलीजन, नॉट आइडियोलॉजी। तो रॉय साहब ने ये बात बोलने की कोशिश करी कि कोर बिलीफ जो है लोगों का दैट शुड बी गाइडेड बाय रीजन, नॉट रिलीजन और आइडियोलॉजी। पहली बात। दूसरी बात रॉय साहब ने यहाँ पर बोली कि भाई रियल चेंज कब आएगा, वो तब आएगा जब इंडिविजुअल्स जो हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए। और जब सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए वो लोग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो एक चीज़ तो तय है कि इस कॉन्टेक्स्ट में रॉय साहब ने ये बोला कि वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब एक इंडिविजुअल जो है वो रैशनल होगा, एथिकल होगा, सेल्फ अवेयर होगा। ऐसी परिस्थिति नहीं होगी जहां पर रॉय साहब ने कहा कि भाई एक इंडिविजुअल जो है ब्लाइंडली किसी लीडर को फॉलो कर रहा होगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात बोली रॉय साहब ने कि भाई देखो, हमें क्रिटिकल थिंकिंग वाला व्यक्ति, मॉरल एक्शन वाला व्यक्ति,
जो कि फ्री सिटीजन्स होंगे, उस प्रकार के लोगों की आवश्यकता है। इस रीजन से रॉय साहब ने ये भी कहा कि भाई सारा फोकस होना चाहिए एजुकेशन पे, जो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करेगा। सारा फोकस होना चाहिए डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी पे, जिसमें इंडिविजुअल की सेंट्रलिटी होगी, जिसकी वजह से एक सिविक एथिक्स क्रिएट होगा। और ये सिविक एथिक्स जो है ये ज़्यादा पावरफुल होगा देन अ रेवोल्यूशन। तो उन्होंने कहा कि रेवोल्यूशन इतना पावरफुल नहीं होगा जितना अगर एक एजुकेटेड क्लास ऑफ सिटीजन्स जो है डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी और सिविक एथिक्स के ऊपर एक सोसाइटी को बिल्ड करेंगे। क्योंकि ये जो सोसाइटी इवेंचुअली बनेगी, इस सोसाइटी का फीचर होगा ट्रुथ, इस सोसाइटी का फीचर होगा फ्रीडम, और इस सोसाइटी का फीचर होगा ह्यूमन डिग्निटी। तो रॉय साहब ने इस तरीके से चीज़ों को प्रपोज किया। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए, तो जब हम कहते हैं रेडिकल ह्यूमनिज्म की बात, तो ये एक कहना गलत नहीं होगा कि रॉय साहब के एक लाइफ लॉन्ग क्वेस्ट एट इंटेलेक्चुअल लेवल जो था ऑफ फाइंडिंग द वर्केबल सिस्टम, ये वो था। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ये एक जो रेडिकल ह्यूमनिज्म दिया उन्होंने, ये एक कंप्लीट ब्रेक था ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म से, जिसको उन्होंने इंटरनेशनली ऑब्जर्व किया, और सबसे बड़ी बात नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स से। इन दोनों से ये एक ब्रेक था। सिमिलरली आप देखिए कि रॉय साहब ने एक चीज़ और बोली। उन्होंने ये जो रेडिकल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट था, इसको आर्टिकुलेट कहाँ पर किया? उन्होंने इसको आर्टिकुलेट किया प्रिंसिपल्स ऑफ रेडिकल डेमोक्रेसी में, जो उनकी किताब थी। इस किताब में उन्होंने जो यहाँ पर अभी हमने बात करी है, एक मॉरल रैशनल फाउंडेशन की पॉलिटिकल और सोशल लाइफ में, वो उन्होंने यहाँ पर प्रपोज करा। उनका प्रिंसिपल ऑपोजिशन अगर किसी चीज से था, तो पहली बात तो वो था डॉगमेटिक बिलीफ्स। जो हमने देखा कि वो मार्क्सिज्म को लेकर, डॉगमेटिक बिलीफ को लेकर अपोज हो रहे थे। दूसरा उनका सबसे बड़ा ऑपोजिशन था अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज से लेकर, क्योंकि उनको अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज जो हैं खास करके कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट रेजिम्स में, पहली बात तो वो भी पसंद नहीं आई। इसी रीजन से आप देखिए कि उन्होंने सारा फोकस एक ऐसे प्रपोजल पे दिया जिसमें इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, साइंटिफिक टेम्पर और एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कोर फीचर्स थे। तो ये चीज़ जानने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमें ये जानना है कि जिस तरीके से रॉय साहब ने एक प्रपोजल पेश किया, उन प्रपोजल्स में अगर हम देखें तो आदमी ना तो स्पिरिचुअल मिस्टिक था, आदमी ना उसमें कोई इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक था, बल्कि अगर हम देखें तो उन्होंने एक बहुत ही सेकुलर साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू वाला आदमी प्रपोज किया, जो ग्राउंडेड था ह्यूमन डिग्निटी और रीजन में। तो इस तरीके से रॉय साहब ने एक रेडिकल लेवल पर सोसाइटी की रीस्ट्रक्चरिंग की मांग करी। और ये रीस्ट्रक्चरिंग की मांग उन्होंने इस तरीके से करी कि उन्होंने कहा कि भाई हमें क्रिएट करना है सोसाइटी में रेनेसा इंडिविजुअल्स। रेनेसा इंडिविजुअल्स, और ये रेनेसा इंडिविजुअल्स वो होंगे जिनकी कोई यहाँ पर लॉयल्टी जो है वो किसी डॉगमेटिक बिलीफ के ऊपर नहीं होगी,
बल्कि उनकी जो लॉयल्टी है खास करके वो होगी केवल और केवल ट्रुथ पे, फ्रीडम पे, एथिकल कॉन्डक्ट पे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये कह सकते हैं कि जो रॉय साहब का रेडिकल ह्यूमनिज्म का जो पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन था, वो ह्यूमनिस्ट था, क्योंकि उसमें ह्यूमन बीइंग की सेंट्रलिटी थी। इसलिए हम कहते हैं कि वो ह्यूमनिस्ट एथिक सेंट्रिक था। और वो एक ऐसा डॉक्ट्रिन था जो बेसिकली चाहता था कि सोसाइटी में मॉरली कॉन्शियस इंडिविजुअल हों, मॉरली कॉन्शियस इंडिविजुअल्स। तो रेडिकल ह्यूमनिज्म जो रॉय साहब ने प्रपोज किया वो इस तरीके का था सर। अब ये चीज याद रखनी है कि रेडिकल ह्यूमनिज्म जो रॉय साहब का था, उसका कोर बिलीफ ये भी था, जो हमने अभी चर्चा भी करी, कि भाई डायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए। क्योंकि इंडिविजुअलिटी पे इतना फोकस था कि उन्होंने कहा कि भाई पीपल शुड गवर्न देमसेल्व्स, पीपल शुड गवर्न देमसेल्व्स। क्योंकि उन्होंने कहा कि जब तक पीपल अपने आप को गवर्न नहीं करेंगे तब तक उनके अंदर एक वो ड्यूटी नहीं आएगी टू एक्ट एथिकली। तो कितनी बड़ी बात है कि जब तक आप इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे कि हमें अपनी गवर्नेंस खुद करनी है, तब तक आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आएगी कि हमें एथिकली एक्ट करना है। क्योंकि जब तक आपको कोई पीछे से एक फोर्स ही बोल रहा है आपको एक्ट करना है, तब तक आपके अंदर वो ड्यूटी अराइज नहीं करेगी। तो ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात थी, ये तो इनफैक्ट एक रियलिटी, कहना गलत नहीं होगा कि ये तो एक वेस्टर्न आइडिया था। तो यहाँ पर ये कहना इस कॉन्टेक्स्ट में गलत नहीं होगा कि रॉय साहब ने वेस्टर्न आइडियाज को इंडियन रियलिटी के साथ ब्लेंड किया, इंडियन रियलिटी के साथ ब्लेंड किया। और इसके तहत उन्होंने एक मॉडल सिटीजनशिप, एक मॉडल डेमोक्रेसी ये प्रपोज करी, जो रूटेड किस में थी? एथिक्स में और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। रूटेड थी एथिक्स और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ये चीज आपको क्लियर हुई? अब सबसे बड़ी बात देखिए, रॉय साहब ने ये भी बोला कि भाई ये जो मेरा रेडिकल ह्यूमनिज्म है, इसका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन अगर मुझे कहीं से मिला है तो वो मिला है इनलाइटनमेंट ट्रेडिशन से। इनलाइटनमेंट का जो ट्रेडिशन था, क्योंकि इनलाइटनमेंट ट्रेडिशन में जिस प्रकार से फोकस किया गया क्रिटिकल थिंकिंग पे, पूरा रेडिकल ह्यूमनिज्म का कोर ये क्रिटिकल थिंकिंग है। ये क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर उन्होंने अडॉप्ट करी। और जिस तरीके से इस क्रिटिकल थिंकिंग के तहत उन्होंने ये जो रेनेसा इंडिविजुअल प्रपोज किया, ये इंडिया के लिए एक बड़ा यूनिक फीचर था। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा यूनिक फीचर था। अब आप देखिए कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स की, शिव नारायण रॉय क्या बोलते हैं? शिव नारायण रॉय जो हैं वो ये बोलते हैं कि जो रॉय साहब थे उनका जो रेडिकल ह्यूमनिज्म था, ये एक फाइनल आंसर था उनकी तरफ से पॉलिटिकल कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। इसीलिए उन्होंने, शिव नारायण रॉय ने ये बात भी बोली कि रेडिकल ह्यूमनिज्म जो है ना तो वो लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स में इंस्पायर्ड था, ना ही वो राइटिस्ट पॉलिटिक्स में इंस्पायर्ड था, ना ही वो सेंट्रिस्ट था। बल्कि अगर रेडिकल ह्यूमनिज्म को हम देखें तो वो एक न्यू स्पेक्ट्रम था ऑल टुगेदर, जो कि ट्रुथ और मॉरल करेज पे बेस्ड था। ट्रुथ और मॉरल करेज पे बेस्ड था। इसी रीजन से आप देखिए कि सिमिलरली जब हम बात करते हैं यहाँ पर रामचंद्र गुहा की,
तो रामचंद्र गुहा कहते हैं कि भाई रेडिकल ह्यूमनिज्म जो था वो एक रेयर अटेम्प्ट था टू मिक्स वेस्टर्न रैशनैलिटी विद डीप ह्यूमन कंसर्न। क्योंकि रामचंद्र गुहा कहते हैं कि देखो रॉय साहब का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं था कि वो एक बेटर गवर्नमेंट चाहते थे, वो चाहते थे बेटर ह्यूमंस। और इस बेटर ह्यूमंस के लिए रामचंद्र गुहा कहते हैं कि हेगेल के आइडिया से इंस्पायर होकर उन्होंने सिंथेसिस पे फोकस किया। सिंथेसिस मतलब कि वेस्टर्न आइडियाज को भी इनकॉर्पोरेट किया और दोनों को इनकॉर्पोरेट करके एक एथिकल मैप प्रिपेयर करी जो एक ह्यूमन के कॉन्डक्ट को डिफाइन करेगी। कितनी बड़ी बात बोली है देखो इन्होंने, गुहा साहब ने, कि एक ऐसी एथिकल मैप प्रिपेयर करी जो बेसिकली गाइड करेगी ह्यूमन कॉन्डक्ट को। इसी रीजन से आप देखिए कि सुदीप्त कविराज ने क्या बोला। सुदीप्त कविराज ने ये बात बोली कि भाई अगर हम रेडिकल ह्यूमनिज्म की बात करें तो रेडिकल ह्यूमनिज्म ने तो डिफाई किया रिलीजियस नेशनलिज्म को, डिफाई किया मार्क्सिस्ट ऑर्थोडॉक्सी को। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने यहाँ पर क्रिएट किया एक ऐसा पोस्ट कॉलोनियल मॉडल जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में क्या था, सारा फोकस था केवल डेमोक्रेसी पे, कि हमें डेमोक्रेसी लानी चाहिए, डेमोक्रेसी पे ध्यान देना चाहिए। पर यहाँ पर जो मॉडल था वो किस पे बेस्ड था, इंडिविजुअलिटी पे। कौन सा मॉडल, रेनेसां इंडिविजुअल। तो ये रेनेसां इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये रेनेसां इंडिविजुअल जो रॉय साहब ने बोला, ये मॉडल था बेसिकली एक आइडियल काइंड ऑफ पर्सन का। अच्छा, ये जो आइडियल काइंड ऑफ पर्सन था ये कोई हाई स्टेटस वाला आदमी नहीं था, या प्लेटो का जैसे वो फिलोसोफर किंग उसने बोला था वैसा नहीं था, कि भाई सिर्फ एक सिलेक्टेड मास के पास ही ये एबिलिटी होगी जो फिलोसोफर किंग बनेगा। बल्कि उन्होंने ये बोला कि रेनेसा इंडिविजुअल हर एक इंडिविजुअल होगा जिसके पास बेसिकली इंडिपेंडेंट थिंकिंग होगी। हर एक इंडिविजुअल होगा जो एक एथिकल लिविंग करेगा। हर एक इंडिविजुअल होगा जो एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से सिविक एक्शन के तहत वर्ल्ड को बेटर बनाएगा। तो ये व्यक्ति, रेनेसा इंडिविजुअल कोई नॉलेज वाला व्यक्ति नहीं है। ये व्यक्ति जो है किसी इमोशन से प्रभावित नहीं है। ये व्यक्ति में कोई वैलर नहीं है, जैसे रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट उस समय वैलर की बात करते थे। तो वो कहते हैं कि ये व्यक्ति के पास एक चीज है जो बाकियों के पास शायद नहीं होगी, दैट इज एबिलिटी टू रीजन। एबिलिटी टू रीजन। इसी रीजन से उन्होंने कहा कि यार ये जो रीजनिंग का स्किल है यही इस आदमी को मॉरली और इंटेलेक्चुअली मेच्योर बनाएगा। यही एक आदमी को मॉरली इंटेलेक्चुअली मजबूत बनाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियर है साहब कि जो रॉय साहब का ये पूरा कॉन्सेप्ट था रेनेसा इंडिविजुअल का, ये रेनेसा इंडिविजुअल के कॉन्सेप्ट में मार्था नुसबुम कहती हैं कि इस मॉडल में सबसे बड़ा फोकस था डेमोक्रेटिक एजुकेशन पे। तो जब तक डेमोक्रेटिक एजुकेशन नहीं होगी तब तक ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं होगा। मार्था नुसबॉम कहती हैं कि डेमोक्रेटिक एजुकेशन के साथ साथ इसमें हेबरमासियन रैशनैलिटी पे भी फोकस था, क्योंकि एक रैशनल इंडिविजुअल चाहते थे, क्रिटिकल थिंकिंग वाला।
और क्रिटिकल थिंकिंग और रैशनल इंडिविजुअल कौन चाहता था? हैबरमास। इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर रॉय साहब ने एक ऐसी डेमोक्रेटिक थ्योरी दी जो एथिकल ह्यूमन कैरेक्टर्स को पॉलिटिकल लाइफ के सेंटर में लाके रखती है, पॉलिटिकल लाइफ के सेंटर में लाकर रखती है। ठीक है जी। तो ये चीज यहाँ पर आपको रेडिकल ह्यूमनिज्म के बारे में याद रखनी है। आई बिलीव ये कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर होगा।